हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज से हम स्टार्ट करें इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स। तो पूरी इंडियन जो पॉलिटी है ये हम कवर कर लेंगे 6 से 7 लेक्चर्स में, जिसमें आपके पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो कवर हो जाएंगे। मतलब आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हो, वहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको वो जरूर कवरिंग में हो जाएगा। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करें सिर्फ डे 1 से। जिस तरह से हमने आपको बताया ही है कि हम 5 से 6 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, तो डे 1 में हम आज थोड़ा टॉपिक कर रहे हैं। जो वो टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना किस तरह से, क्योंकि सबसे पहले पॉलिटी में आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये आइडिया किसका था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? एम.एन. रॉय का। एम.एन. रॉय ने ये आइडिया दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास सबसे पहले इट वाज गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाउंड ऑन मई 16, 1946 बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है, इसने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, ठीक है, 16 मई 1946 को, और उसको ये कहा कि आपने ड्राफ्टिंग करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये कहा गया। तो इसके लिए एक इनॉग्रल मीटिंग हुई जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसी बात को लेकर कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है। इट हैड 389 मेंबर्स, इतने इसमें मेंबर्स थे। अब यहाँ पर आपने पॉइंट जो याद रखना है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट चेयरमैन, तो वो कौन था? वो था डॉक्टर सच्चिदानंद जी, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर जो था वो था आइडिया किसका था? एम.एन. रॉय का। ये जो बी.एन. राव है, ये क्या है? ये अपॉइंट हुए फर्स्ट एडवाइजर, उन्होंने एडवाइज करना था जस्ट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में एडवाइज़र जो हैं उनको चुना गया बी.एन. राव जी को। तो फिर क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग कमेटी कंप्लीट हो गई, बन गई। तो आपको पता ही होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ये ऊपर जो हैं ये हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन। यहाँ पर आता है क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और ये आपको पता ही होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो आपने पॉइंट याद रखना है वो है द फर्स्ट ड्रॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड ऑन Feb 1948। Feb 1948 को पहली जो है इन्होंने अपना जितना भी इन्होंने बनाया हुआ था, अपनी एक तरह से सूचना जो है इन्होंने पेश की थी। तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 1949 में कंप्लीट हो गया, लेकिन ये कैम इनटू इफेक्ट, संविधान को लागू कब किया गया? संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे रीज़न क्या था कि 26 जनवरी 1930 को ये कह दिया गया था कि भारत जो है, भारत गणतंत्र देश है। ये उन्होंने कहा था उस टाइम, जितने भी हमारे पॉलिटिकल नेता थे इंडियन, उन्होंने कहा था 26 जनवरी 1930 को कि गणतंत्र हैं हम। तो इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया संविधान को लागू करने के लिए, ठीक है। तो अब जब किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, उसके बाद वो रिपब्लिक हो जाता है। तो रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है। टोटल टाइम कितना लगा? 2 years 11 month एंड 18 day। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए संविधान को बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू मोर देन 60 कंट्रीज। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो ऐसे नहीं बना कि कोई बैठा एक जगह पर और जो माइंड में आया वो लिख दिया। डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट किया गया, उस कंट्री में जो जो अच्छी बातें थी वो हमने शामिल की हैं, तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ है। तो ये जो है लगभग 60 से ऊपर की कंट्रीज़ थी जिनको हमने विज़िट किया, और जहाँ के व्यूज़ जो है वो लिए गए कि यहाँ पर उनके संविधान में क्या चीज़ है जो अच्छी है, वो हमने ऐड की हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस टाइम के अकॉर्डिंग ओवर Rs 64 लाख जो है वो स्पेंड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 64 लाख, आज की डेट में तो ये कुछ भी नहीं लगते हैं, उस टाइम काफ़ी थे।
Originally the constitution had 395 articles, 8 schedules and 22 parts। तो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 इसके भाग थे, पार्ट्स थे। और आज की डेट में जो है वो 12 शेड्यूल हो चुके हैं, याद रखना है आपने, आज की डेट में 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। फिर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। तो नेशनल फ्लैग जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आ जाता है तो इसीलिए मैं इनको कवर कर रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन जो हैं ये। नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। एंड नेशनल फ्लैग जो है वो डिज़ाइन किसने किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे लेवल का है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किया था पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया जो थे ये कहाँ से थे, आंध्र प्रदेश से थे। उन्होंने बनाया था, डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग को। फिर अडॉप्टेड नेशनल एंथम जनगण मन एंड नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा जो संविधान है इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली जो विशेषता है वो है इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरे संसार में। सेकंड है इट हैज़ 24 चैप्टर्स, ओवर 450 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। आज की डेट में इसमें लगभग 24 चैप्टर्स हैं, 450 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। इट प्रोक्लेम्स इंडिया इज़ ए सवर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इंडिया जो है वो सवर्न जो है, सवर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये हम संविधान के थ्रू ही कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही कह सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत का जो एक बार सिटीजनशिप किसी को मिल जाती है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही ग्रांट कर दिए जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो प्रेसिडेंट होता है वो ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, और यूनियन कैबिनेट का भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा में। इट इज़ नाइदर टू रिजिड और नॉर टू फ्लेक्सिबल। तो हमारा जो संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा, ये नहीं बोल सकते कि रिजिड है या बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कठोर भी नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, मतलब मीडियम है। रूल्स हैं, सभी को अच्छे से रखा गया है, मतलब सोच समझ कर बनाया गया है। एंड नेक्स्ट जो फीचर है वो है 42nd अमेंडमेंट 1976 नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि या तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसे कहा जाता है, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 को कहा क्यों जाता है, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट हुआ, ये संशोधन हुआ तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की गई और इतनी सारी चीज़ें ऐड की गई कि एक तरह से बुक बन गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, 42nd अमेंडमेंट 1976। एंड नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो ये न्यायपालिका जो है ये हर एक को प्रोवाइड करवाता है, तो न्याय के लिए ये हमारा संविधान है, ये भी इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या होता है, इसको हम संविधान भी नहीं कह सकते हैं, संविधान का भाग भी नहीं कह सकते हैं, ये एक नॉर्मल हम बात करें तो ये संविधान की आत्मा है। जो रियल इसका मतलब है वो है ये संविधान की एक आत्मा है। प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना बोलते हैं जिसको संविधान की। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, इट इज़ एन इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट, जस्ट ये इंट्रोडक्शन देता है कि संविधान है क्या। अच्छा, हुआ ये कि जो हमारा प्रीएम्बल है ये संविधान में नहीं लिखा गया था, इसीलिए इसको हम संविधान में नहीं मानते हैं, ये बाद में लिखा गया था। फिर है अमेरिकन वाज द फर्स्ट टू बिगिन इट। ये हमने लिया भी अमेरिका से था और अमेरिका ही था जिन्होंने सबसे पहले प्रीएम्बल जो है वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट है N.A. पालकीवाला कॉल इट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये N.A. पालकीवाला है, ये पॉइंट याद रखना है आपने, किसने कहा था आइडेंटिटी कार्ड इसको कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल जो है ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये N.A. पालकीवाला ने कहा था। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट। तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, ये
कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन इसेंशियल नहीं है। इसको ये जरूरी नहीं है कि हमें ये मानना ही पड़ेगा। वैसे इसमें इतना कुछ नहीं है कि इसके ऊपर कुछ इस तरह का मतभेद हो। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट अ लॉ बट इट इज़ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही बात आ गई कि ये कोई लॉ तो नहीं है, लेकिन ये एक तरह से आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट्स ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड इज बेस्ड ऑन द अमेरिकन मॉडल। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रिपेयर किया था इनका ड्राफ्ट जो है प्रियम्बल का, और ये जो है ये अमेरिकन मॉडल पर है। तो ये आपने ऊपर भी डिस्कस किया अभी। फिर नेक्स्ट है, द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। मिनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 42nd अमेंडमेंट 1976 है। और इतनी इंपॉर्टेंट बात है, जो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जो है, जिसको हम बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास समाजवादी, ये जो सेकुलर वगैरह, ये सारे हमने कब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए? 1976 42nd अमेंडमेंट। उससे पहले ये वर्ड संविधान में नहीं थे, ठीक है। इट मेक्स वेरी क्लियर दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्लियर करता है, प्रियम्बल जो है ये क्लियर करता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो पीपल्स ही हैं, लोग हैं इंडिया के। नेक्स्ट है, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, ये अगर आपने वीडियो देखी है तो आप स्किप भी कर सकते हो थोड़े टाइमिंग में आगे। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किस कंट्री से क्या चीज़ ली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से क्या लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो हमने वैसे तो, क्योंकि आपको बताया कि 60+ जो कंट्रीज़ हैं उसके व्यूज़ लिए हुए हैं, तो इतना तो याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, सिलेक्टेड ही एरियाज़ हैं, तो हमने वहाँ पर फोकस किया है कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये जो कन्वर्सेशन है ये रिमेंबर रखनी है कि हम जस्ट इमेजिन कर लेंगे कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अपने व्यूज़ रख रहे थे। तो सबसे पहले है ब्रिटेन कहता है, तो ये जो है ये हमने इस तरह से लिखा हुआ है कि जो पहला पॉइंट है वो हमने उसी तरह का लिखा है जो है रियलिटी में, और दूसरा पॉइंट हमने खुद बना लिया है वहाँ से, ताकि ये हमें याद रखने के लिए इजी हो जाए। जैसे ब्रिटेन क्या कहता है कि पूरे भारत पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो संसद जो आ गया भारत में, आपको पता है संसद होता है, तो संसद जो है हमने कहाँ से ली है ये सिस्टम? ब्रिटेन से। निर्माण जो आ गया, निर्माण से आपने याद रखना है विधि निर्माण, तो विधि निर्माण भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और अकेले से आ रहा है सिंगल, अकेले मतलब सिंगल, तो सिंगल सिटीजनशिप जो है भारत में वो भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट आता है अमेरिका। तो अमेरिका कहता है कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय दिलाना मेरा अधिकार है। और आपको पता भी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कहाँ पर है? अमेरिका में, और उसका काम भी क्या है? शांति व्यवस्था स्थापित करनी है। तो इसीलिए हमने वहाँ से ही पॉइंट बना दिया कि इसलिए लोगों को न्याय दिलाना मेरा अधिकार है। तो जो ये न्यायपालिका है ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है, अधिकार आ रहा है यहाँ पर। तो अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार जो हैं ये हमने अमेरिका से ही लिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है जर्मनी। तो जर्मनी कहता है कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया, इसलिए हम आपातकाल घोषित करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि आपातकाल की जो सोर्स है, आपातकाल जो है, हमने ये सिस्टम कहाँ से लिया हुआ है, किस कंट्री से लिया हुआ है? तो हमने जर्मनी से लिया है। जर्मनी कहता है कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया है, इसलिए हम आपातकाल की घोषणा करेंगे। अब बोलने का मतलब है कि उसी टाइम, अभी थोड़े टाइम पहले की बात थी कि विश्व युद्ध भी हुआ था, जर्मनी हार गया था। तो वहाँ से हमने पॉइंट बना दिया कि जब भी युद्ध होता है तो पावर होती है कि हम आपातकाल घोषित कर सकते हैं, हम मतलब यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो घोषित कर सकते हैं। तो आपातकाल का जो सिस्टम है ये हम कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिया है हमने। नेक्स्ट आता है फ्रांस। तो फ्रांस सिर्फ जस्ट इतना कहता है कि मैं तो एक गणतंत्रात्मक देश हूँ। आपको पता होगा फ्रांस का जो गणतंत्र है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रांस तो जस्ट इतना कहता है कि मैं गणतंत्रात्मक देश हूँ। तो जो एक गणतंत्रात्मक शासन है भारत में ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। नेक्स्ट आता है कनाडा, जिसको हम कनाडा बोलते हैं। तो कनाडा जो कहता है कि मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, इसलिए शक्ति का बंटवारा कर लूँगा। तो शक्तिशाली देश हूँ
और है शक्तिशाली, तो शक्ति का बंटवारा कर लूंगा का मतलब है कि राज्यों में जो शक्ति का बंटवारा है, शक्ति का बंटवारा कहाँ पर, राज्यों में। ये हमने कनाडा से लिया हुआ है कि केंद्र सरकार के अलग रूल्स होते हैं और राज्य सरकार जो है उसका अलग से रूल होता है किसी भी स्टेट में। तो ये जो राज्यों में शक्ति का बंटवारा किया गया है ये हमने कनाडा से लिया हुआ है, कनाडा से। फिर आता है आयरलैंड। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आयरलैंड जो है ये थोड़ी डिफरेंट कंट्री है। तो ये सीधा सीधा बोलते हैं कि तुम लोगों के नीति निर्देश, यहाँ पर आपने ऐड करना है नीति निर्देश हमें समझ नहीं आ रहे हैं, तो बस नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में खास बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया ही जीता हुआ है विश्व कप क्रिकेट में। तो हमने बस वही पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है कि मैं विश्व कप में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहता हूँ। तो सूची नंबर 1 से हमने क्या रखना है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई है वो ऑस्ट्रेलिया से की हुई है। नेक्स्ट आता है दक्षिण अफ्रीका। तो क्रिकेट से ही इसको भी हमने जोड़ लेना है। क्रिकेट से अगर हम जोड़े तो आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका जो है अच्छा खेलता है, अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी फाइनल में पहुंचना काफ़ी मुश्किल रहता है। कभी सेमीफाइनल में आता है कभी, लेकिन फाइनल में पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है विश्व कप में। तो दक्षिण अफ्रीका कहता है कि अच्छा खेलने के बाद भी हम हार जाते हैं, इसलिए शायद हमें खेल में संशोधन करना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संशोधन की जो प्रणाली है भारत में ये कहाँ से ली है हमने, दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। और लास्ट आता है रूस। तो रूस कहता है कि भारत मेरा दोस्त है और इसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है। तो आपको पता ही है भारत का रूस दोस्त है और दोस्तों का तो आई थिंक जो सहायता करनी है, मदद करनी है, ये मूल कर्तव्य ही होता है। तो हमने बस वहीं से पॉइंट उठाया कि भारत मेरा दोस्त है इसलिए इसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है। तो जो मूल कर्तव्य हैं भारत में ये हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ से आप याद रख सकते हो कि कहाँ से हमने कौन से सोर्सेज लिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं ये 12 हो चुके हैं, पहले स्टार्टिंग में 8 ही थे। तो यहाँ पर आपको पहले 5 और लास्ट के जो 4 हैं जो नए बने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल। तो शेड्यूल का मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरह से चैप्टर है। तो पहला जो शेड्यूल है वो किसके बारे में होगा, कोई भी अगर हम कंट्री बना रहे हैं तो सबसे पहले उसमें किस चीज़ की बात होगी, उसमें होगी स्टेट्स की बात कि बनेगा किस तरह से। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमने 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज की बात की हुई है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं कहा है। इसमें हमने यही डिस्कस किया है कि जो 29 स्टेट्स हैं उनकी कहाँ कहाँ से बाउंड्रीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं उनको हमने किस बेसिस पर बनाया हुआ है। अगर कभी बाउंड्री चेंज होती है तो हम फर्स्ट शेड्यूल पर ही जाते हैं, उसी में देखेंगे, उसी में उसको फिर से रीअरेंज करेंगे अगर कोई नई स्टेट बनती है। फिर सेकंड शेड्यूल आता है। सेकंड शेड्यूल में अब जैसे ही कंट्री बनती है, मतलब स्टेट्स वगैरह जो हैं वो बना दी गई, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो वहाँ पर पावर में होंगे वो अपना देखेंगे। तो उसके बाद सीधा सीधा क्या आया सेकंड शेड्यूल में, सैलरीज वगैरह, सैलरीज, पेंशन। तो ये जो है ये आए किस किस के, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, अटॉर्नी जनरल वगैरह हो गए, ये सभी की जो सैलरीज, वेतन वगैरह हैं ये हमने सेकंड शेड्यूल में रखी हुई है। फिर आता है हमारे पास थर्ड शेड्यूल। तो अब स्टेट भी बन गए, सैलरी वगैरह भी डिसाइड हो गई, पोस्ट वगैरह भी डिसाइड होगी कि प्रेसिडेंट होंगे, गवर्नर होंगे, उस तरह से। तो अब क्या होगा, अब थर्ड शेड्यूल में हमने रखा है शपथ, ओथ्स लेने के लिए कि किस तरह से आपने शपथ लेनी है, वो सारा सिस्टम थर्ड शेड्यूल में है। फिर आता है फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फोर्थ शेड्यूल में हम बताते हैं कि किसी भी राज्यसभा में किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की कितनी सीट्स होंगी, ये हमने फोर्थ शेड्यूल में रखा हुआ है। फिर फिफ्थ शेड्यूल आता है। तो फिफ्थ शेड्यूल में आता है द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जितने भी हैं वहाँ पर जो शासन होगा, SC ST का जो शासन है उसके बारे में इसमें लिखा गया है फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल में आता है, सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, जिसको आजकल असम बोलते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। जो ये
असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश हैं, ये जो हैं यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ का जो शासन होगा उसको अलग से 6th शेड्यूल में लिखा गया है। नेक्स्ट आता है 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में पावर्स दी गई हैं, 3 लिस्ट ऑफ पावर्स। कौन कौन सी लिस्ट है? एक तो है यूनियन लिस्ट फॉर यूनियन गवर्नमेंट, इसको हम बोल सकते हैं सेंटर गवर्नमेंट जो है उसके लिए एक लिस्ट है सबसे पहली। इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 97 टाइप्स की जो हैं पावर्स बताई गई हैं इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी होंगी। फिर स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट किसके लिए है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसमें 66 सब्जेक्ट हैं कि कोई भी स्टेट है वो 66 तरह की पावर्स उनको दी गई हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट, मतलब ये जो है ये दोनों के लिए है, ये यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए है। इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं, 47 तरह की पावर्स जो है इसमें बताई गई हैं। फिर 8th शेड्यूल आता है। 8th शेड्यूल में हमने क्या रखा है? 8th शेड्यूल में है 22 रीजनल लैंग्वेजेस, जो जितने भी हमारी संवैधानिक लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, वो रखी गई हैं। और संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है? 22 भाषाओं को, ये भी आपने याद रखना है। अब स्टार्टिंग में तो हमारे पास इतनी ही चीज़ें थी शेड्यूल्स में। नेक्स्ट कुछ बातें इस तरह से हुई जो हमें लगा कि हाँ कुछ ऐड होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में व्यवस्था रखी गई है कि संशोधन हो सकता है। तो संशोधन हो सकता है मतलब नए रूल्स बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लगा कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। जैसे 9th शेड्यूल क्यों बना? क्योंकि जो पहले था एज आई थिंक जो हमारे पास भूमि है, तो भूमि जो है वो हमारा एक मौलिक अधिकार था। मतलब अगर हम किसी जगह के मालिक हैं तो वो हमारा मौलिक अधिकार था। और आपको पता होगा अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार है तो वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे राष्ट्रपति आ जाए, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो नहीं छीना जा सकता। अब भूमि का जो अधिकार था, ठीक है, भू जिसको बोल सकते हैं, भूमि का जो अधिकार था वो अगर मौलिक अधिकार था तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो गवर्नमेंट जो है वो कोई स्कीम लेकर आ रही है, जैसे रेलवे ट्रैक बिछा रही है, पीछे से काफ़ी पीछे से रेलवे ट्रैक आ रहा है, और आगे जाकर किसी का घर आ जाता है, सॉरी घर तो नहीं क्योंकि वो इतने पागल भी नहीं होंगे कि घर से लेकर जाएंगे, किसी का खेत आ जाता है और वो मना कर देते हैं कि नहीं हम तो नहीं जाने देंगे यहाँ से, तो रेलवे ट्रैक को तो नहीं मोड़ा जा सकता और उसका भी मौलिक अधिकार है तो उसको भी मना नहीं कर सकते। तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। इस तरह से ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, इस तरह की काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और ज़मींदारी सिस्टम था वो भी जो है उसको भी रिफॉर्म किया गया। तो ये जो सारा है उसके बाद हमने एक कानूनिक अधिकार बना दिया, भूमि को मौलिक अधिकार नहीं रखा। मतलब इसके बाद जो है गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ देगी लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये हमने 9th शेड्यूल में रखा क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। फिर 10th शेड्यूल क्यों आया? 10th शेड्यूल में दिया गया एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर द MP एंड MLAs एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट इन 1985। हाँ, ऊपर वाला भी आपने 9th शेड्यूल भी याद रखना। ये आया कब? फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। ये सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 1951 में। ये जो 10th शेड्यूल है इसमें हमने जो किया है ये था हमारा 52nd अमेंडमेंट 1985। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि क्या होने लगा था कि मान लो कोई MP है या MLA है, वो किसी स्पेसिफिक पार्टी से टिकट लेकर जीत रहा है, तो जीतने के बाद वो क्या करेगा, वो पार्टी चेंज कर लेता था, जिसको हम दल बदलो नियम भी बोलते हैं। तो वो पार्टी चेंज कर लेता था। अब जीता वो किसी और पार्टी के दम पर है लेकिन समर्थन दे रहा है वो किसी और पार्टी को, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और अगर डिटेल में जाएं तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा इस पर भी, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। बस आप वैसे ही समझ लीजिए कि अगर सीधी सीधी बात है आज की डेट में ये हो जाता है कि कांग्रेस या BJP के जो प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे की सीट से लड़ें, एक दूसरे को समर्थन दें, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, जीतते हैं, उसके बाद वो अपनी पार्टी में वापस चले जाते हैं। तो इससे तो काफ़ी गलत होगा। जो लगा सभी को कि हाँ ये गलत है, तो लॉ बनाया गया दल बदलो नीति बोलते हैं इसको, 52nd अमेंडमेंट 1985। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपने अब दल बदलना है तो आपको इलेक्शन से पहले बदलना पड़ेगा, इलेक्शन के बाद दल नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट है
11th शेड्यूल, तो 11th शेड्यूल में पंचायती राज दिया गया है। हाँ, ये लगा कि हाँ पंचायतों को अलग से पावर दी जानी चाहिए। तो 73rd अमेंडमेंट 1992, इसमें पंचायती राज की बात हुई है, ये याद रखना है आपने। एंड लास्ट जो शेड्यूल है 12th शेड्यूल, इसमें म्युनिसिपल सिस्टम, नगर निगम को भी पावर्स दी गई। 74th अमेंडमेंट 1992, तो इसमें नगर निगम को भी काफ़ी पावर्स दी गई कि हाँ आपको भी सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम को चलाना है और डेवलपमेंट में साथ देना है। तो इस तरह से ये कुछ अमेंडमेंट्स हुए और ये हमने शेड्यूल्स को डिस्कस किया, यहाँ पर फोकस था शेड्यूल्स। तो यहाँ तक का आज का हमारा टॉपिक था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। हम 5-6 लेक्चर्स में ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो कवर कर लेंगे और मैथ का भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।